हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और इसे फुल देखने की कोशिश करिए। आपके साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। देखिए, मैं आप लोगों के पास ये वीडियो लेकर आया हूँ साइंस के फिजिक्स पार्ट्स के VBA ऑब्जेक्टिव VBA लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से किसी 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यूट्यूब में नया हूँ, परंतु मैं नया नहीं, मैं 7 साल के एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ। लेकिन मैं अभी तुरंत ही इसी जनवरी महीना में ही मैंने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे देखें और प्लीज़ इसको फुल देखने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद ही करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर अच्छा कर पाऊँगा या बता पाऊँगा। हालांकि यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नहीं तो मेरा तो चैलेंज है कि आपकी कोई समस्या होगा ही नहीं जो आपको मैं सुलझा ना सकूं। अर्थात आप जैसे जिसको जो समझने चाहेंगे 100% आपको मैं समझा ज़रूर दूंगा। थैंक यू। तो चलता हूँ मैं अपने आज से इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स ग्रुप से 8 क्वेश्चन में से आपको किसी 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो ऑब्जेक्टिव जो डबल हो गया, अब जो डबल की जो उम्मीद से लगे बैठे हुए हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्टिव में नो चेंज है। पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता था, आज भी पूछे जाएंगे। आपको फ़ायदा अगर मिलता है तो मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसलिए आप इसे अनदेखी ना करें। आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें, मेहनत करें, ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू। तो चलता हूँ मैं अपना आज के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे समझें कि जब कोई आँख निकट या दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बल्कि उसे धुंधला सा लगता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, निकट या दूर कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु का स्पर्श देखने नहीं मिलता है, जबकि दूर दृष्टि वाले को दूर की वस्तु देख नहीं पाता है। हालांकि ये वास्तव में क्या होता है, निकट दृष्टि में निकट के देखने की गुण हो जाता है और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को देखने की प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात दूर की वस्तु को नज़दीक लाके देखना निकट दृष्टि दोष, और दूर की वस्तु को और दूर ले जाना का, यानी कि दूर को और बढ़ाकर देखने की दोष हो जाता है। तो ठीक है, इसे फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। जब कोई नेत्र आँख निकट या दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, बल्कि उसे धुंधला सा लगता है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, नंबर 5 दृष्टि वैषम या अबिंदुकता दोष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको मैं वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप धैर्य रखें। अब मैं बेहतर से आपको बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख पा लेता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर टीचर ऐसे ही बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है। सचमुच यह बात है बच्चे कि आप निकट वस्तु थोड़ी सी उसको जैसे हम जानते हैं कि सामान्य नेत्र की सामान्य दूरी, जो स्पष्ट दृष्टि की सामान्य दूरी कितनी है, आपको 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को 10 सेंटीमीटर में लाके देखेंगे। यही कारण है कि आप कभी किसी बड़े बुजुर्ग को देखते होंगे कि हाथ से दूर ले जाकर देखता है, तो कभी नज़दीक ला के देखता है। अर्थात जो नज़दीक ला के देखता है उसको निकट दृष्टि दोष है, जो हाथ को दूर ले जाकर देखता है उसे दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष का मतलब कि उसे वास्तविक स्थिति से कुछ दूर ले जाकर देखता है, वास्तविक स्थिति से कुछ दूर ले जाकर देखता है। ठीक है, ये हो जाता है आपको दूर दृष्टि दोष। उसी प्रकार जरा दृष्टि दोष में आपको झिलमिलाता है, ये आपको, और ये क्या हो जाता है, झिलमिलाता है, ऊपर नीचे दोनों की जाता है। ये बुढ़ापे के कारण होती है। लेकिन दृष्टि वैषम जो होता है, ये एक ही समय किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रेखा में से किसी एक को दिखने मिलता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको लॉन्ग टाइम दे सके, आप मुझे लॉन्ग टाइम दे सके, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इससे मुझे लेक्चर देने की आदत है। हर सब सवाल पर मैं अपनी क्लास में मैं 20 मिनट 30 मिनट पर बात करता हूँ, लेकिन आज आपको मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए।
विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्या है, पहले जान लीजिए कि विद्युत बल्ब में ये आपको कांच का एक बल्ब होता है ना, इसके अंदर ये जलने वाले भाग फिलामेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। देखिए फिलामेंट। उसके बाद क्या हो जाता है, इसके अंदर ईठो तार लगी हुई है, तो इसको तार को क्या बोलते हैं, ये तार होता है, ये चालक तार होता है, इससे होकर धारा इसमें प्रवेश करती है, ठीक है। और ईठो कांच का बना होता है, ठीक है, ईठो इसके आधार होता है और ईठो इसको चालक तार यहाँ से होकर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इस इतना है, इसका कोई व्याख्या नहीं, बस इसका नाम है। ये फिलामेंट धातु टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है। वैसे अगर आप जानना चाहेंगे तो ये क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस ये गर्म होता है। इसे सामान्यतः जब जलता है तो ये 2700 डिग्री सी तक जलता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब आपको क्या होता है, फ्यूज करने पर कभी कभी फटता है तो आवाज़ करता है। आवाज़ क्यों करता है, आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं लॉन्ग डिस्लेशन ज़रूर देता हूं, लेकिन मैं यूट्यूब में पहला हूं, नया हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे देखने की कोशिश करें, आप इससे आगे बढ़कर ना जाएँ। मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक भी लिखे। तो जानते हैं हम, देख लीजिए, चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और चालक का SI मात्रक ओम होता है, जो अब उल्टे टोपी जैसे होता है ना, ये ओम होता है। तो यानी चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, रोकता है, निजानी नहीं देता है, इसको घटाता है, कंट्रोल करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता है, लोग लॉन्ग कह देता है। वैसे मुझे तो लेक्चर देने की आदत है, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा चीज़ है, आपके सामने ऑनलाइन हूं। थैंक यू। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के पास। नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग में इसको PDF के रेट में थोड़ा दिक्कत हो गया है। नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक की अभिक्रिया, यहाँ पर है भी होगा, ठीक है, यहाँ पर है होगा, नाभिक की अभिक्रिया है, अर्थात चाहे आप इसको क्रोसी मार दीजिए, नाभिक अभिक्रिया अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप बनी ऊर्जा को, प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आपको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ, नाभिकीय अभिक्रिया अर्थात नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। जबकि यहाँ पर एक और है, आपको देखने मिलता है, क्या क्या लिखा हुआ है, वस्तु के ऊंचाई तथा प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी देखिए, इसका क्वेश्चन कट गया है, 6 नंबर आ गया सीधे। इसका आंसर क्या लिखा है, उत्तर वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहता है। अच्छा, क्या है सवाल है उसका, कि आवर्धन किसे कहते हैं, किस प्रकार प्राप्त होता है। तो वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। हाँ, इसे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो इसको क्या बोलते हैं, H2 बटे H1 कहते हैं ना, H2 बटे H1। तो क्या हो जाता है, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सवाल था, आवर्धन किसे कहते हैं, यह किस प्रकार प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में देखिए, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह भी सवाल हो सकता है, खतरे के संकेत का सूचक या प्रकाश भी लाल रंग का होता है। तो आपको क्या पता है, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो वो ज़्यादा चलता है, वो विचलित नहीं होता है, वो प्रकीर्णित नहीं होता है, और इसके अलावा उसके सभी का काम है। फिर से अब देखेंगे कि कभी कुहासा होता है, कभी धूप बादल होता है, कभी कहाँ पर कौन सी घटना घटेंगे, तो वहाँ पर रेलवे जब अस्पष्ट है ही रेलवे, तो कुहासा, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आपका एग्जाम पीरियड है अभी, तो यहाँ पर ओस के कारण
तो दूर दूर से देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी जो प्रकाश का रंग होता है उसकी प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक होता है तो प्रकीर्णित होकर वहीं पर फैल जाएंगे, मिट जाएंगे और दूर से देखने नहीं मिलेंगे। और क्या आपातकाल स्थिति हुआ से आप गुजरेंगे तो ट्रेन आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे और कोई दुर्घटना की चपेट में आ जाएंगे। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल और या कोई खतरे के संकेत की चिन्ह हमेशा लाल रंग से दिया जाता है। तो एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और तथा इसकी तुलना में अन्य सभी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन भी अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम से समझना चाहेंगे, आप वीडियो लॉन्ग हो जाने की कोई परवाह ना करें, तो आपको मैं इससे ज़्यादा समय देकर मैं जरूर बता सकता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो आप जानते ही होंगे चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन है। मैं अपनी कोचिंग में 7 क्लास में बिल्कुल ऐसे ही लिखा देता हूँ जैसे मैं 10 क्लास में लिखाता हूँ, इसे 8 क्लास में भी लिखाता हूँ और 10 क्लास में तो होता ही, आप पढ़ ही रहे हैं। क्या है, एनसीईआरटी सवाल है। एनसीईआरटी 7 क्लास, 8 क्लास और 10 क्लास में आता ही है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब हम ऐसे सीधे बोलते हैं, पर जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या चिकनी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली या चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक बार आपको पढ़ के सुना दी जाए। क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली, सॉरी यहाँ पर पहले चमकीले हैं, या कलाई, अच्छा उसे कलाई भी बोल सकते हैं, कलाई की हुई सतह पर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, निम्नलिखित 2 प्रकार। नंबर 1, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। देखिए फोटो से भी ज़रूर बना सकता हूँ, लेकिन समय के साथ चलना पड़ता है। इसका नाम अभिलंब है, यहाँ पर इसको आपतित किरण आई कहते हैं, इसको आर बोलते हैं। ये हमेशा इसके बराबर होते हैं चाहे जहाँ पर करेंगे। इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम परावर्तित किरण, इसका नाम अभिलंब, इसका नाम अपतन बिंदु, इसका नाम अपतन बिंदु। ठीक है, इसका नाम अपतन बिंदु और इस पर डाले गए अभिलंब। तो एक बार क्या हो गया, आपतित किरण अपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर तल पर होता है। जबकि दूसरा है अपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम है। नेक्स्ट चलता हूँ आगे, जो लास्ट क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे इसे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आप समझेंगे, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है जो सबसे अधिक है, और आप जानते हैं कि जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा उसी का अपवर्तनांक अधिक होगा, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसी का अपवर्तनांक अधिक होगा। और जिसका जब घनत्व अधिक है तो जिसका घनत्व अधिक होगा तो उससे होकर प्रकाश भी कम चलेंगे, तो जिससे होकर प्रकाश कम चलेंगे तो उसका प्रकाश का चाल भी कम हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्या अब समझ लीजिए, देख लीजिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है जो सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशीय घनत्व भी सबसे अधिक होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हम जानते हैं कि n बराबर c/v जो सूत्र होता है, तो जब जहाँ पर ये n अपवर्तनांक कहलाता है तो n का मान मेरा 2.42 है जो सबसे अधिक है, तो जिसका 4.2 अधिक है तो v बराबर c/n, तो v का मान भी कम होंगे, तो प्रकाश के चाल, अर्थात n सबसे अधिक है तो v सबसे छोटा होगा, इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यह 8 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में कहें। और मैं यूट्यूब में नया हूँ, परंतु आपको
ऑफलाइन में नया नहीं हूँ। साथ ही साथ मैं किसी चीज़ को लंबे से लंबे लेक्चर्स में समझाता हूँ। अर्थात मेरी क्लास में अगर मैं 60 मिनट का क्लास लेता हूँ तो 40 मिनट में लेक्चर ही देता हूँ, 20 मिनट ही लिखाता हूँ। तो आपको कैसा लगेगा, कैसा होगा, इसे ज़रूर बोलें और अपने साथियों में शेयर करें और किस प्रकार की कौन-कौन से आपको मॉडल चाहिए, सब कुछ आप ज़रूर बताएँ। ठीक है? धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।